कह रहा है 30 लड़कों का जो औसत वजन है, जो 30 लड़कों का औसत वजन है, औसत वजन ये कह रहा है क्या, ये 20 लड़कियों के औसत वजन, 20 लड़कियों के औसत वजन से क्या है 5 किलोग्राम कम है ना, 5 किलोग्राम अधिक है। कहने का मतलब है 30 लड़कों का औसत वजन 20 लड़कियों के औसत वजन से 5 किलोग्राम अधिक है। और उसके बाद क्या कह रहा है 30 लड़के जो हैं, 30 लड़कों का कुल वजन 1050 किलोग्राम है। तो सबसे पहला काम हमारा है कि 30 लड़कों का जो औसत वजन है उसे निकालें। और औसत वजन को निकालने के लिए हम करते क्या है, कुल वजन को कितने लड़के हैं उससे भाग करते हैं। तो 0 से 0 कट गया और 3 से काटेंगे तो 3 तरह का 9 बचा 1, 3 बची 15। कहने का मतलब है लड़कों का औसत वजन 35 किलोग्राम, जो लड़कियों के औसत वजन से कितना है 5 किलोग्राम अधिक है। इसका मतलब ये अगर 5 किलोग्राम अधिक है तो इसका मतलब लड़कियों का औसत वजन कितना होगा 30 किलोग्राम, 30 किलोग्राम होगा। अच्छा 30 किलोग्राम अगर लड़कियों का औसत वजन होगा तो पहले तो देखिए लड़कियां हैं कितनी, 20 लड़कियां, और 20 लड़कियों का औसत वजन अगर 30 किलोग्राम है तो कुल वजन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों का गुणा कर देते हैं और गुणा करेंगे तो कितना होगा 600 किलोग्राम। बस यही पूछा जा रहा था। देखो 30 लड़कों का औसत वजन 20 लड़कियों के औसत वजन से 5 किलोग्राम अधिक। तो सबसे पहले लड़कों का जो औसत वजन है वो निकाले। औसत वजन निकाले तो देखिए औसत वजन 35, ये जो है ये लड़कियों के औसत वजन से 5 अधिक है, तो इसका मतलब हम लड़कियों का औसत वजन 30 किलोग्राम होगा। और लड़कियां हैं कितनी 20, और 20 लड़कियों का औसत वजन 30 है, तो कुल वजन जानने के लिए दोनों का गुणा कर देते हैं। औसत जानने के लिए हम क्या करते हैं, भाग करते हैं, और कुल जानने के लिए हम गुणा करते हैं, और गुणा किए तो कितना आया 600 आया। आ गया। अगला प्रश्न भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है y को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक पाने चाहिए। अगर वो 40% अंक पा रहा है तो पास हो जाएगा। और क्वेश्चन कह रहा है कि वो 20 अंक पाता है, 20 अंक पाता है और 40 से फेल हो जाता है। इसका मतलब 40 और पा जाए, 20 तो पा ही रहा है लेकिन 40 और पा जाए तो पास हो जाएगा। तो 40 और पा जाएगा तो उसके पास नंबर कितने हो जाएंगे, 60 अंक हो जाएंगे, 60 अंक हो जाएंगे। इधर कह रहा है 60 अंकों में पास, इधर कह रहा है 40% में पास, तो पास के सामने होगा 40%। देखो परसेंट इधर है, अंक इधर है ना, क्लियर। भाई 40% पा रहा है तो वो 60 नंबर, और 60 या तो 60 नंबर पा जाए या तो 40% पा जाए तो पास। तो कहने का मतलब तराजू कहता है पास के सामने पास रखो। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि अधिकतम अंक, अधिकतम पूर्णांक, अधिकतम अंक का मतलब है पूर्णांक, और पूर्णांक सदैव कितने परसेंट का होता है 100% का होता है। और 100% को कहाँ रखेंगे, इधर रखेंगे कि इधर, भाई परसेंट के नीचे परसेंट को रखेंगे, क्लियर है। और चाहो तो 0 से 0 को काट सकते हैं, और 4 से इसको चाहे काटो, चाहे 4 से इसको काटो, 4 25 100, और 3 में गुणा होगा 25 छक्का 150, अर्थात अधिकतम अंक कितने पा सकता है ना। कोई भी अगर प्रश्न नहीं गलत हो रहा तो 150 नंबर पा सकता है, अर्थात पूर्णांक जो होगा वो 150 नंबर का होगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन को समझो। देखो क्या कह रहा है कि दो स्थान P तथा Q जो एक दूसरे से 900 किलोमीटर दूर हैं। माना कि ये P और ये Q है, और इन दोनों की दूरी जो है 900 किलोमीटर है। अच्छा, किलोमीटर के साथ हमने सदैव कहा जो चाल हमारी होनी चाहिए वो किलोमीटर प्रति घंटे में होने चाहिए, है ना, यही तो बात कही है। अच्छा, अब यहाँ से स्थान P से एक व्यक्ति चलता है, या एक रेलगाड़ी चलती है 8 बजे चलती है, और वो भी प्रातः 8 बजे चलती है, और कितने की चाल से चलती है, 25 मीटर पर सेकंड की चाल से चलती है, 25 मीटर पर सेकंड की चाल से चलती। कहने का मतलब 1 सेकंड में 25 मीटर, लेकिन यहाँ तो किलोमीटर में तय करना है। तो पहला तो काम हमारा ये है मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदल लो, और किसी भी मीटर पर सेकंड की चाल को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए, किलोमीटर माने बड़े में बदलने के लिए बड़ी संख्या ऊपर और छोटी संख्या नीचे, अर्थात 18/5 का प्रयोग करते हैं। तो 5 हम 25, तो 18 पंजे 90। कहने का मतलब है 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है वो ट्रेन। अच्छा, अगर यह ना रुके कहीं तो यह कितने समय में पार कर जाएगी, माने कितने समय में Q पर पहुंच जाएगी। समय निकालने के लिए दूरी को 4 से भाग करोगे, और दूरी को 4 से भाग करोगे तो जवाब आएगा 10 घंटे। क्लियर है, 10 घंटे आया। तो वो चलने दो भाई, 10 घंटे में पहुंचा दो। 8 बजा है, 8 बजे के बाद 8 बजे सुबह के, है ना,
10 घंटे बाद, कहने का मतलब है कितना बजेगा? 18 बजेगा। 18 बजने का मतलब शाम के 6 बज रहे हैं। 18 बजने का तात्पर्य समझ रहे हो कि शाम के 6 बज रहे हैं। शाम के 6 बजा दिए हम यहाँ तक पहुंचने में, लेकिन एक जगह पर 1 घंटा 40 मिनट वह रेलगाड़ी रुकती भी है, तो रोक लो भाई, 1 घंटा 40 मिनट रोक लो। 6 घंटा तो उसको चलते चलते लगा, 6 बजे तक वो चली, कहने का मतलब 10 घंटा तो वो चलते चलते, और 1 घंटा 40 मिनट वो रुकी, और कुल मिला के इतना समय लगा, कहने का मतलब है 7:40 पर वहां स्थान के ऊपर पहुंच जाएगी। बोलो कहीं पर डाउट? हाँ फिर से दोबारा। आरती नहीं समझ में आया? देखो क्वेश्चन को समझो। सवाल क्या कह रहा है? एक वर्ग के भीतर एक वृत्त बना है। एक वर्ग है ना, वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, और इसके अंदर बड़ा से बड़ा वृत्त बना है, और इस वृत्त का जो क्षेत्रफल है, इसका जो क्षेत्रफल है वह है क्या? 16 पाई है। क्वेश्चन को समझो। तो इस वर्ग का क्षेत्रफल बताओ। वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का जो तरीका होता है वो क्या होता है? भुजा का भुजा से गुणा, माने भुजा स्क्वायर। तो सबसे पहले भुजा कैसे निकलेगी? तो ये जानो, ये किसका क्षेत्रफल है? 16 पाई, ये है पाई आर स्क्वायर, माने वृत्त का क्षेत्रफल है। अच्छा क्वेश्चन को समझ लो। यहाँ पर ये भुजा की लंबाई है, अच्छा यह केंद्र बिंदु है किसका? वर्ग और वृत्त दोनों का, और यह जो लाइन खींची है, ये अगर देखा जाए तो यह लाइन जो है कि वर्ग की भुजा के बराबर ही है, और यह लाइन क्या है? वृत्त का व्यास भी है। इसका मतलब वृत्त की त्रिज्या निकाल लिया जाए तो व्यास निकल आएगा, और त्रिज्या निकालने के लिए देखो पाई को पाई से काट दिए, और स्क्वायर इधर चलाए तो रूट बन गया, आर बराबर क्या हो गया? 4। कहने का मतलब ये त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक 4 है, और यहाँ से यहाँ तक 4 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी 4 होगी, और 4 कुल मिला के 8 है। अगर 8 है इसका व्यास, तो जितनी लंबी ये भुजा है उतनी लंबी ये भुजा है। बोलो है कि नहीं? और अगर ये 8 है तो ये भी 8, ये भी 8, ये भी 8। परिमाप पूछे तो 8 चौक 32, क्षेत्रफल पूछे तो क्या? भुजा का स्क्वायर माने 8 है 64, और पूछा क्या जा रहा है? वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल माने होता है भुजा का स्क्वायर, अर्थात 8 है 64 वर्ग। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, मीटर में है तो मीटर, अर्थात जवाब रहा 64 वर्ग सेंटीमीटर के बराबर। बोलो क्या दिक्कत थी? अगला प्रश्न समझो। देखो क्या कह रहा है, तराजू बनाओ भाई, तराजू बनाओ। क्या? अच्छा देखो, सबसे पहले तो ये बात जानो कि जो छूट दी जाती है वो किस पर दी जाती है? अंकित मूल्य पर दी जाती है। अंकित मूल्य सदैव कितने % होता है? 100%, और क्रय मूल्य भी अपने में 100% के बराबर होता है। सबसे पहला काम तुम्हारा देखो कि क्रय मूल्य क्या है? 960 रुपया है। क्रय मूल्य क्या है? 960 रुपया है, और 960 रुपये में उसे चाहिए क्या? 30% का लाभ। 30% का लाभ चाहिए, 30% का लाभ चाहिए। तो 30% लाभ का मतलब है इसका 130%, इतने में बेचेगा तो 30% का लाभ होगा। और क्वेश्चन कह रहा है इतने में जब वो बेच रहा है तो वो दे रहा है क्या? 20% की छूट, और 20% छूट का मतलब है ये 80% के बराबर। बोलो कोई दिक्कत हुई? अंकित मूल्य पूछ रहा है, अंकित मूल्य सदैव 100% के बराबर होता है। 100 से 100 कटा, और 80 से ये कटा तो 12 हुआ, और इन दोनों का गुणा होगा 0 का 0, और 11 गुणे 12 बराबर 13 दूना 26, 13 कब 13 14 15, जवाब रहा 1560 के बराबर। बोलो क्या दिक्कत हुई भाई? नहीं, हम तुम्हारे आंसर को गलत नहीं कहे, हम इधर क्वेश्चन के आंसर आए थे वो गलत कहे थे। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है 1400 रुपए में कोई व्यक्ति किसी वस्तु को खरीद रहा है। दो प्रकार से तराजू लगाना चाहो तो तराजू पे लगा सकते हो। देखो 1400 रुपए में खरीद रहा है, और जितने रुपया में खरीदा जाता है उसे हम क्रय मूल्य कहते हैं। और क्रय मूल्य क्या होता है? सदैव 100% के बराबर होता है। जब ये 100% के बराबर, तो इसे 100 के बराबर रखो ना, 120 क्यों? अब चाहिए क्या? 10% की हानि चाहिए तो 90 रख दो, 20% की हानि चाहिए तो 80 रख दो, 10% लाभ चाहिए 110 रखो, 20% लाभ चाहिए 120 रखो। कहाँ? परसेंट के नीचे। हमें चाहिए क्या? 20% का लाभ, 20% का लाभ ही तो चाहिए, 20% का लाभ चाहिए। 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, क्रिया में गुणा कर दो भाई। 12 शून्य शून्य, 12 चौक 48, जवाब हासिल 4 के बराबर रहा। 12 कम 12, 12 4 16, 1680। और दूसरा तरीका देखो, 1400 रुपया का खरीदे हो, 1400 रुपया का खरीदे हो कोई वस्तु, और इसे बेच रहे हो क्या? 20% लाभ। 20% लाभ का मतलब 120%। तो इसका क्या माने गुणा? 120 माने 120%, माने बटा 100, डबल 0 से ये 0 कटे, और इनका गुणा करोगे तो तुरंत 1680 ही आएगा। क्लियर हुआ? ये तो बड़ा सवाल सरल था। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है। 2 वर्ष में कोई धन जो है, 2 वर्ष में कोई धन क्या 52 40 हो रहा है,
है ना, और 3 वर्ष में कोई धन जो है कि 62-88 रुपया हो रहा है। तो दर बराबर ज्ञात करो, दर बराबर ज्ञात करो। देखो जब इनके समयों का जो अंतर होता है, अगर 2 है तो वर्गमूल निकालते हैं, 3 है तो घनमूल निकालते हैं, 4 है तो जो है कि चतुर्थमूल निकालते हैं, और 1 है तो कोई प्रक्रिया नहीं करते हैं, कोई प्रक्रिया नहीं करते हैं। इनमें जो छोटा वाला जो मिश्र धन होता है, अर्थात कम समय का जो मिश्र धन होता है, वो सदा 100% के बराबर माना जाता है। अर्थात 52 जो 40 है, ये 52-40 ये 100% के बराबर है। और उसके बाद दर निकालना है। दर निकालने के लिए इन दोनों का अंतर रुपया, भाई इन दोनों का अंतर रुपया है, और रुपया के नीचे ही रखेंगे। 8 से 0 घटाएंगे 8 हो जाएगा, 8 से 4 घटाएंगे 4 हो जाएगा, 2 से 2 घटाएंगे 0 हो जाएगा, 6 से 5 घटाएंगे 1 हो जाएगा। ये कितने परसेंट के बराबर है, तुरंत दर निकल आएगी। अगर यहीं पर समय कहीं समयों का जो अंतर 2 होता तो सबसे पहले हम इनको काट पीट के वर्गमूल रखेंगे 2-3 का नहीं, इनका अंतर नहीं। क्लियर है, हम केवल इतनी सी बात बता रहे हैं कि इनका अंतर अगर 1 है तो कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर इनका अंतर 2 होता तो इनको वर्गमूल निकालते दोनों का, फिर ऐसी जब वर्गमूल निकालते और वर्गमूल निकालने के बाद फिर क्या होता, वर्गमूल जब निकालते तो फिर जो वर्गमूल छोटा होता उसे 100% के बराबर रखते, और फिर दोनों वर्गमूलों का जो अंतर होता उसी वही जो है कितने परसेंट के बराबर, वही तुम्हारा जवाब होता। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये 24 का, कहने का मतलब केवल ऐसे ही बता रहे हैं, ये 24 का वर्गमूल है और ये मान लेते हैं 26 का वर्गमूल है। तो तुरंत तुम क्या करते हैं, 24 को 100% के बराबर रखते हैं और इन दोनों का अंतर तुम्हारा जवाब होगा। कहने का मतलब ये, अगर घनमूल है तो घनमूल में छोटे वाले घनमूल को 100% के बराबर और छोटे और बड़े घनमूल के अंतर को कितने परसेंट के बराबर तराजू पे तौल लेते हैं। अगर समयों का अंतर ज्यादा है 1 से, तो 2 साल का अंतर है तो वर्गमूल निकाल के तौलते हैं तराजू पर, 3 साल का अंतर है तो घनमूल निकाल के, 4 साल का अंतर है तो चतुर्थमूल निकाल के। फिलहाल यहाँ पर तो 1 साल का अंतर है तो कुछ न निकाले, सीधे ऐसे 0 से 0 कट गया तो 524 दूना 1048 होता है, त्रियाग में गुणा होगा तो 10 दूनी 20 होगा, यही 20% तुम्हारी दर है। बस इतनी सी बात, क्लियर हो सर? से अंतर 2 देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 के प्रथम 12 गुणजों का औसत बताओ। पहले तो हम इस पर पूरी बात कर लेते हैं। देखो है नहीं औसत में कुछ, लेकिन इस सवाल को चाहो तो और चाहे अन्य सवाल, पहले तो हम गुणक की बात करते हैं कि गुणक का मतलब अगर हमें समझ में नहीं आए तो हम औसत को नहीं निकाल सकते। जैसे 5 के प्रथम 12 गुणक की बात करा, मतलब प्रथम 12 की बात करा ना, 5 में 10, 5 से 15, 5 को 20, 25 है ना, 30, 35 है ना, और 40, 45, 50 है ना, और 55 और 60। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इनका औसत जानने के लिए पहले इनको जोड़ेंगे और देखेंगे कितने पद हैं, उसे भाग करेंगे। तो देखेंगे पहले तो इनको अगर हम जोड़े 10 5 15, 15 दूना 30, 30 20 50, 75, 75 में 30 जुड़ा तो 75 में 30 जुड़ा तो क्या होगा 105, 5 10, 140, 180, 180 225 और 225 में 50 जुड़ा तो 275 और 275 280 और 280 में 50 जुड़ा तो कितना होगा 330 और 330 में 60 जुड़ा तो 390। क्लियर हुआ? और अब इसके बाद कितने पद हैं तो देखें 12 पद हैं, और 12 पद हैं तो 12 से भाग कर देते हैं, और 12 से अगर भाग किए तो होगा क्या 12 3 36 और बचा क्या 3, 12 दूनी 24 बचा क्या 6, दशमलव लगाते हैं 0 बढ़ाते हैं हो गया 60, 12 पंचे 60, जवाब रहा 32.5 के बराबर। इतना बड़ा फार्मूला लगाने की फिलहाल जरूरत नहीं है। हाँ अरे 1 5 से कटता है, 2 5 से कटते हैं। गुणक का मतलब होता है 5 से कटने वाली प्रथम 12 संख्याओं का औसत बताओ। 5 से सबसे छोटी संख्या 5 ही कटेगी, फिर 10 कटेगी, 15 कटेगी, माने जो 5 से कट रहे हैं उनका औसत निकालना है, ना कि 1 2 3 4 का। अब इसको हम सरल तरीके में लगाते हैं, और सरल तरीके में लगाने के लिए हम क्या करते हैं भाई, सबसे पहला काम हमारा होगा क्या, इसको हटा देते हैं। इतना बड़ा फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। देखो
5 की गुणा की बात करा तो 5 लिख दूं, और अगर 12 गुणा की बात करें तो 13 लिख दूं, 13 गुणा की बात करें तो 14, 14 गुणा की बात करें तो 15, 15 गुणा की बात करें तो 16, माने जितनी गुणा की बात करें तो उससे एक ज्यादा कर देते हैं। अर्थात यहाँ पर 12 गुणा की बात कर रहा तो 13, और बटे में केवल 2 कर देंगे। अच्छा 2 से भाग बाद में कर देना, 13 25 65 होता है, और 65 को अगर 2 से भाग करते हैं तो क्या होगा, 2 3 6 होगा, और बचा 2 5 हो गया, 2 दूनी 4 बचा 1 दशमलव लगाते 0 बढ़ाते 10 हो गया, 2 पंची 10 बराबर 32.5 के बराबर रहा। बोलो क्या दिक्कत, सबसे सरल क्वेश्चन। अब ऐसे ही क्वेश्चन सर जी यही लगा रहे लेकिन हम 12 से किए। हाँ बोलो। ये 2 से फर्क क्यों भाग किए? हाँ ये रूल है हमारा, इसलिए। अब फिर एक क्वेश्चन, फिर यहाँ पर देखो क्वेश्चन को समझो। जैसे क्वेश्चन कह रहा है 3 के प्रथम 13 गुणजों का औसत बताओ, तो कुछ नहीं करना, 3 लिखना। 13 गुणज की बात कर रहा तो बोलो कितना रखना, 14 रखना, और 14 रखना, बटे में 2 रखना। चाहो तो 2 से कट रही तो 2 से काट दो भाई, 2 सते 14, जवाब रहा 7 3 21 के बराबर। बोलो ये सवाल सही है, ये जो है कि तरीका सही है कि वो तरीका सही है ना। माने जितने जिसकी बात करे उसको रखो। 13 गुणज की बात करें 14, 14 की बात करें 15, 15 की बात करें 16, और बटे में सिर्फ क्या रख दोगे, 2 रख दोगे, औसत तुम्हारे सामने होगा। बात क्लियर हुई? चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है एक मिश्रण है, और मिश्रण में एल्कोहल और जल दोनों का जो अनुपात है वो 1:5 है, और उसके बाद एक तराजू बनाओ। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है जो जल है वह एल्कोहल से 4 लीटर अधिक है, नहीं 2 लीटर अधिक है। जो जल है वह एल्कोहल से 2 लीटर अधिक है, 2 लीटर अधिक है, यही तो बात है। अधिक कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 2 लीटर अधिक, और यहाँ पर बात क्या हो रही, 4:अधिक। अधिक के सामने अधिक को रखते हैं, माने अनुपात के नीचे जब अनुपात रखेंगे तो लीटर के नीचे लीटर होगा। और क्वेश्चन अगर पूछे कि एल्कोहल कितने लीटर तो 1 रख दो, जल कितने लीटर तो 5 रख दो, 5 रख दो, पूरा मिश्रण कितने लीटर तो 6 रख दो। बात क्लियर है? लेकिन यहाँ पर क्या जल की मात्रा पूछी गई है, और जल की मात्रा निकालने के लिए जल का अनुपात रखोगे। देखो इसका आधा ये है तो इसका आधा तुम्हारा जवाब होगा, और नहीं तो 2 के सामने 4 है काट दिए, और 2 के नीचे 5 है तो काटेंगे, तो जवाब रहेगा 2.5 लीटर के बराबर। क्लियर है? 2.5 लीटर के बराबर। भाई कम या अधिक की बात कर रहा है, कम या अधिक का मतलब होता है अंतर, और अंतर के सामने अंतर को रखते हैं। क्लियर है? चलो अगला प्रश्न, क्वेश्चन को समझो। देखो देखो क्वेश्चन क्या है, देखो संख्या जो होती है वो सदैव 100% होती है कि नहीं। कह रहा है 60% में 60% बहुत सही, 60% में 200 को जोड़ दिया जाए तो वो संख्या मिल जाती है, और हम कह रहे हैं नहीं भाई 60% में 40% जोड़ दो वो संख्या मिल जाएगी। क्वेश्चन कह रहा है क्या कि 60% में 200 जोड़ दो तो वो संख्या मिल जाती है भाई, लेकिन हम क्या कह रहे हैं 60% में 40% जोड़ दो संख्या मिल जाती है, तो जोड़ जोड़ के सामने होगा कि नहीं बोलो। 200 किसके सामने होगा, 40% के सामने होगा। 40 कहाँ गया, 40 इसका बस यही तो समझना है, यही तो समझना है। क्वेश्चन को देखो 100% संख्या होती है ना, हम क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 120 से जोड़ दो संख्या मिल जाएगी, और यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं नहीं 40% जोड़ दो संख्या मिल जाएगी। तो जोड़ जोड़ के बराबर हुआ कि नहीं, 200 के सामने 40 होगा या नहीं बोलो। अब अगर कहता है उस संख्या का 10% निकालो 10 रख दो, 20% निकालो 20 रख दो, 120% निकालो 120 रख दो। लेकिन उसने तो कहा भाई वो संख्या 100% के बराबर होती। अच्छा परसेंट के नीचे परसेंट रखना, यह नहीं कि 0 पाओ तो 0 को देख करके 0 वाले की संख्या के नीचे 0 वाली संख्या रख दो, ऐसा भी करोगे तो भी गलत हो जाएगा। ध्यान रहे तराजू तौलने के लिए, है ना, तराजू तौलने के लिए क्या करोगे, बांट की तरफ क्या गेहूं रखोगे, नहीं गेहूं एक तरफ होगा तो बांट एक तरफ, बांट की तरफ बांट रखोगे ना। तो कहने का मतलब है परसेंट के नीचे परसेंट रखोगे ना, तो 0 से 0 कटा 4 पंचे 20 हो गया, त्रिज्या में गुणा होता है 100 पंचे 5 डबल 0। बोलो क्या दिक्कत हुई भाई। क्वेश्चन को समझना था केवल थोड़ा सा, और ऐसे क्वेश्चन छोटे जरूर होते हैं लेकिन कठिन होते हैं। अगला प्रश्न चलो देखो बोर्ड पास करते हैं। सबसे पहले भाई लिखा है 0.12 भागे 0.03 गुणे 0.01 का मान बताओ। अब हमको करना क्या है, सबसे पहला काम हमारा भाग का, तो इसको फिर हम दोबारा लिख लेते हैं 0.12 और भागे मतलब 0.03 और गुणे कह रहा है 0.01।
तो 2 अंकों बाद दशमलव से 2 अंकों बाद दशमलव कट गया तो 3 चौक है 12 और 4 का 1 से गुणा होगा 4 एकम 4 लेकिन 2 अंकों बाद दशमलव तो 2 अंकों बाद दशमलव लगाओगे जवाब रहेगा 0.04 के बराबर। इसमें तो गुणा भाग करना था बस और कुछ नहीं करना था। अगला प्रश्न कितना आया भाई? क्वेश्चन क्या कह रहा है? वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 24, 36 और 60 जो 24, 36 और 60 सबको पूर्णतः विभाजित करती हैं। तो देखो जो 8 है वो 24 को तो काट सकती है लेकिन इन दोनों को नहीं काट सकती। काटो 4 जो है सबको काट सकती है, ये सही है ना। 12 सबको काट सकती है, ये भी सही है। और 16 किसी को नहीं काट सकती है, ये गलत है। लेकिन अब 4 और 12 दोनों के दोनों सही है। अब इनमें हम कौन सा जवाब दें? तो कहना क्वेश्चन ने कहा क्या? बड़ी से बड़ी संख्या। तो 4 और 12 में कौन बड़ी है? 12 बड़ी है, इसलिए 4 को हटा देते हैं। जवाब तुम्हारा 12 के बराबर रहा। क्लियर है? अच्छा अगला प्रश्न हम बोर्ड पे लिख रहे हैं। देखो कह रहा 3 से 1/2 में 5 से 1/6 और 7 से 1/12 और 9 से 1/20 सबको जोड़ते हैं तो जवाब क्या? देखो इनके लगाने के कई तरीके हैं। सबसे पहला तरीका जो शार्ट तरीका हो क्या, जो सही में जो संख्या लिखी हुई होती है इनको हम सबसे पहला काम है इनको जोड़ लेते हैं और इनको जोड़े 9 7 16 16 5 21 22 24 24 को लिख देते हैं। देखो जोड़ 24 ही हुआ, 8 7 15 5 20 4 24 हुआ और जोड़ का निशान लगा दे और फिर बाकी संख्याओं को हल कर लेते हैं। यहाँ 20 है, 12 है, 6 है और 2 है। इनका सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम इनका 60 के बराबर रहा ना, बोलो कोई दिक्कत? 2 में क्या करें कि 60 हो जाए, 30 से गुणा, तो 30 से गुणा ऊपर कर लेते हैं तो 30 एक कम 30 और जोड़ का निशान। अब 6 में क्या करें 60 हो जाए तो देखते रहे, 10 से गुणा तो 10 से गुणा ऊपर कर लेते, 10 एक कम 10 और प्लस यहाँ पर कितने से गुणा 12 पंजे 60 माने 5 से गुणा तो 5 से गुणा ऊपर कर लेते हैं और प्लस 20 में क्या करें 60 हो जाए, 3 से गुणा तो 3 से गुणा ऊपर कर लेते हैं, 3 एक कम 3 है ना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 24 तो 24 है और प्लस यहाँ पर देखो 30 10 40 5 45 6 47 48 48 और बटे में 60 लिखा। तो देखो ये संख्या 12 से कट रही है ना, 12 चौक 48 12 पंजे 60। तो जवाब क्या रहा? ये जब प्लस का जो निशान होता है ये आपस में छिपा हुआ होता है, अर्थात इसको जो है कि विलुप्त कर देते हैं जब इनको मिश्रित जो है कि भिन्न में लिखते हैं। जैसे 24 और प्लस 4/5 को हम 24 सही 4/5 भी लिख सकते हैं। जवाब ये रहा 24 सही 4/5 के बराबर। पहला तरीका। दूसरा तरीका जो तुम लोग लगाते हो वो क्या करते हो? देखो वो क्या है, सबसे पहले हम इनको जो है कि साधारण भिन्न में बदलते हैं। 2 3 या 6 7/2। जैसे कि तुम लोग लगा रहे थे 6 पंजे 30 1 31/6 और प्लस 12 से 84 1 85 85/12 और प्लस 2 9 18 180 1 81 181/20 और अब क्या करते हैं सबका एलसीएम लेते हैं। 60 हुआ, इसमें क्या करें कि 60 हो जाए तो देखा हमने क्या 30 से गुणा और 30 से गुणा करते हैं तो 30 से ऊपर गुणा कर देते 30 का 0 7 3 के 210 के बराबर रहा और फिर इसमें क्या 10 से गुणा करते हैं 10 से गुणा ऊपर कर देते हैं 310 और फिर इसमें 5 से गुणा तभी तो 12 पंचे 60 होगा तो 5 से गुणा ऊपर करते हैं 50 25 55 40 2 42 और फिर हम यहाँ पर 3 से गुणा करते हैं तब 60 होता है तो 3 से गुणा ऊपर करते 3 एकम 3 3 बटे 24 3 एकम 3 2 5 के बराबर। अब ऊपर वाली संख्या सारी की सारी जोड़ लेते हैं। 0 0 और 5 मिलकर के 5 हुआ 5 3 8 हुआ 8 के 8 लिख देते हैं, है ना। और फिर हम क्या करते हैं, फिर कोई हासिल नहीं हुआ तो 1 2 2 4 4 8, फिर कोई हासिल नहीं हुआ तो 2 3 5 4 9 5 14 और बटे में लिखा है 60 और देख रहे हैं ये संख्या कट रही है ना। संख्या किससे कट रही है? 4 से कट रही है, 4 से कट रही है तो 4 से काट देते हैं। 4 एकम 4 है ना, बचा 2 4 पंचे 20। अच्छा 8 16 4 20 21 माने 3 से भी कट रही है 4 3 12 से काट देते हैं डायरेक्ट 12 पंजे 60 और 12 से नीचे काटे तो 12 से ऊपर 12 एकम 12 2 28 हो गया 12 2 24 4 12 चौक 48। क्लियर हुआ। अब 5 से भी काटना है तो 5 को पढ़ा 12 देता हूँ 5 2 10 बचा 24 5 चौको 20 बचा क्या 4 ऊपर और 5 से भाग कर रहे हैं, जवाब रहा 24 सही 4/5 के बराबर। तो हमको तो बेहतर वही लगा कि सबसे पहला काम हमारा इन दोनों सबको जोड़ लेना है ना और फिर उसके बाद बाकी को हल कर लेना है ना। लेकिन तुम्हें जो तरीका अच्छा लगा वो अपना सकते हो। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है 12 13 14 डॉट 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 20 तक की सभी संख्याओं का औसत सभी संख्याओं का योग बताओ, है ना, जोड़ करके बताओ। तो अगर तुम्हारे पास समय है तो क्या करते हो 15 भाई 16 17 18 19 डॉट डॉट सारी संख्याएं लिखते हो और उसके बाद जोड़ देते हो, है ना।
लेकिन हमें कम समय में हल करना है, और कम समय में हल करने के लिए देखो एक तरीका होता है कि अंतिम संख्या को पहली संख्या में जोड़ दिया करो। 30 में 12 जोड़ोगे तो होगा 42, और बटे में सदैव 2 रखा करो, और फिर एक गुणा का निशान लगाना। यहाँ पर संख्याएं कितनी है देखो, संख्या निकालने के कई तरीके, ये तो सरल क्वेश्चन है, इसमें संख्या ऐसे भी निकल आएंगी। देखो 1 से 30 तक अगर गिनती लिखे तो बोलो कितनी संख्या होंगी। 1 से 30 तक गिनती लिख रहे हो तो 30 संख्या होंगी। अच्छा ये क्रमागत, इनमें कोई संख्या छूटी नहीं। अच्छा 11 तक संख्याएं कटी हैं, और 30 संख्याओं तक 30 संख्या होंगी, और इनमें 11 तक है नहीं, गायब है। माने 11 हटा दोगे तो बोलो कितनी बची, 19 बची। एक 19 निकालने का एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका क्या है, अंतिम संख्या को पहली संख्या से घटा दिया करो। पहली संख्या और अंतिम संख्या को घटा दिया करो। 30 से 12 घटाए तो बोलो क्या बचा, 18 बचा। और फिर इनके बीच का अंतर कितने कितने का है, जितने का अंतर होता है उसको नीचे लिख देते हैं, और बाद में जो आए उसमें 1 जोड़ देते हैं। 1 से भाग करोगे 18 ही होगा, 18 1 19 ऐसे, और 2 से काटोगे 2 दूनी 4 2 1 2। अब क्या रहा, कुछ करना नहीं है, 19 का गुणा 21 से करना है, 19 से कम 19 के 9 हासिल 1 हो गया, 19 दूना 38, 38 में 1 जुड़ा तो 39। जवाब रहा 399 के बराबर, यही तुम्हारा ऑप्शन है। और चाहे तो कलम उठाओ और कॉपी उठाओ और लिख डालो, 14 15 16 17 18 19 20 30 तक संख्या लिख डालो, बाद में जोड़ोगे तुम्हारा जवाब 399 ही होगा। बात क्लियर हुई। अगला प्रश्न, क्वेश्चन लिखा है 2 की घात x बराबर ये। तो सबसे पहला काम हमारा है क्या, सबसे पहला काम है कि इसको क्या करोगे भाई, रूट के अंदर इसके 2 तरीके, एक ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2 की घात x और ये बराबर 32, ऐसे भी पूछा जाता है। तो x का मान बताओ, है ना, और ऐसा ये प्रक्रिया बता दी गई है, और ये प्रक्रिया भी बाकी थी, है ना। अच्छा सबसे पहला काम हमारा है, इस सवाल को समझ लेते हैं, बाद में इस सवाल को समझते हैं। ये जो वर्गमूल का जो निशान है ये बराबर के इस पार आएगा तो बोलो क्या होगा, घात 2 में आएगा, घात 2 में आएगा कि नहीं, अर्थात हम कह सकते हैं इसकी घात 2। और अब हम यहाँ पर देखो इसको हल करते हैं 2, और उसके बाद 2 की घात, भाई घात के ऊपर जब घात लगी होती है तो घातों का आपस में गुणा होता है, अर्थात लिख देते हैं 2x और बराबर। अच्छा अगर ये 2 की घात के रूप में लिखा तो इस संख्या को भी 2 की घात के रूप में तोड़ दो। 2 की घात ये 5 लिखा है, 2 की घात कितना लिखा है, 5 लिखा है भाई। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 माने 2 की घात 5 लिखा है ना। अगर आधार आधार के बराबर है तो क्लियर है कि घात घात के बराबर होगी, अर्थात 2x बराबर 5 होगा। और 2x बराबर 5 है तो x का मान निकालना है, मैं 2 गुणे में है, बराबर के उस पार जाएगा तो बोलो क्या होगा, भाग में होगा। और भाग में होगा तो चाहो तो 5/2 रख सकते हो, और चाहो तो 5/2 ऑप्शन में ना हो तो 2 से 5 को जब भाग करोगे तो जवाब रहेगा 2.5 के बराबर। चाहो तो ये ऑप्शन दे सकते हो, चाहो तो ये ऑप्शन दे सकते हो, और चाहो तो 2 सही 1/2 भी ऑप्शन दे सकते हो। जो भी तुम्हारे ऑप्शन में हो उसे टिक कर सकते हो।